आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम लोग पहले करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब जो पैसा पब्लिक से आए। तो कंपनीज के लिए क्या फायदा है पब्लिक डिपॉजिट्स में कि जनरल पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। जनरल पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करेगी आपकी कंपनी में? क्योंकि आपकी कंपनी की कुछ अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होगी, आपने कंपनी की कुछ अच्छी गुडविल रही होगी, तभी तो लोग आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा रीजन क्या मिलेगा, अगर उनको बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया पब्लिक का फायदा। अब अगर हम कंपनी का फायदा देखें तो कंपनी को अगर बैंक इंटरेस्ट से कम देना पड़ रहा है तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फंड रेज करेगी। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डायरेक्टली ले रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा है बैंक डिपॉजिट से, और साथ के साथ ही कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कंपनी बैंक से बोरोइंग्स करती है उससे कम इंटरेस्ट है, तो दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों पार्टीज को इससे बेनिफिट हो रहा है। ये हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, बट हाँ जनरली ये हम मीडियम टर्म यानी कि 3 इयर्स तक के लिए इशू करते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट्स करने के लिए सारी जो गाइडलाइंस रेगुलेट होती हैं, क्योंकि जनता का पैसा है, फ्रॉड नहीं हो सकता, मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, तो इस जनता के पैसे के लिए जो सारी रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। तो आरबीआई सारी गाइडलाइंस इशू करती हैं, वो जो भी रेगुलेशंस निकालते हैं दे हैव टू फॉलो। कंपनी को एक फायदा और क्या हो जाता है इससे कि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स दिए तो एक तरह की बोरोइंग्स है, ये बोरोइंग्स है। अब बोरोइंग्स तो डिबेंचर्स भी थी, लेकिन डिबेंचर्स में चार्ज अगेंस्ट असेट होता था, कंपलसरी है कि आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर नहीं सकते हो, चाहे हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है बट हम इशू नहीं कर सकते। तो ऐसे में सिक्योर्ड करेंगे, असेट्स का चार्ज होगा, जबकि पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई चार्ज नहीं होता असेट्स के अगेंस्ट। तो हमें डिबेंचर्स का जो शॉर्टकमिंग थी वो यहाँ पे सही हो गई। दूसरा, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं है और बोरोइंग्स हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल भी डिल्यूट नहीं हुआ। तो समझ में आ गया ना, पब्लिक डिपॉजिट्स में इस तरह से फायदा हो गया ना कि हमें शेयर्स वाला बेनिफिट कि पैसा मिल रहा है, लेकिन बोरोइंग्स हैं तो हमें डिबेंचर्स वाला बेनिफिट कि जो इस पे हम इंटरेस्ट देंगे वो टैक्स डिडक्टिबल भी होगा, वो बेनिफिट भी मिल गया, प्लस कोई चार्ज अगेंस्ट असेट नहीं है, कोई डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है। जनरल पब्लिक को क्या फायदा हुआ, वो बैंक में पैसा जमा कराते, उससे ज्यादा पैसा इनको मिल रहा है। कंपनी को क्या फायदा हुआ, वो बैंक से लोन लेते, उससे कम इंटरेस्ट इनको यहाँ पे करना पड़ रहा है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। फिर लेकिन वही एवरी कॉइन हैज 2 साइड। ऐसी कंपनीज जो बिल्कुल नई हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, लोग जानते हैं, जनता अपना पैसा यूं ही तो नहीं दे देगी ना, तो जो लोग जानते हैं उनके लिए देगी, तो उनके लिए देगी तो नई कंपनीज के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा, या तो आपने बहुत इन्वेस्टर्स रिसर्च की हुई है और आपको लोगों की इन्वेस्टिंग हैबिट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसके बाद तो ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज दिस इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल कि हमें इससे पैसा आएगा ही आएगा। पीपल में नॉट टर्न अप, तो क्या करोगे? लार्ज फंड चाहिए तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। या तो आपके पास आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तो बात और है, क्योंकि बाकी सोर्सेज में हम रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि बैंक से बोरोइंग, हमें पता है कि हम ये वाली चार्ज अगेंस्ट असेट्स के, मेरी असेट्स है, इसकी मार्केट वैल्यूएशन इतनी है, मुझे ही मिल जाएगा। मुझे ये पता है कि मैं इतना, मेरी फर्म की वैल्यूएशन है तो मुझे बैंक से लोन इसके बेसिस में मिल जाएगा। मुझे ये भी पता है कि मुझे
शेयर्स इशू करूंगे तो मार्केट में इस समय कैसी हमारी स्टॉक मार्केट की कंडीशन चल रही है, तो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिबेंचर्स में, क्योंकि ब्रॉड कैटेगरीज है, पीपल नो इट। तो दिस इज वेरी इजी टू रेज फंड थ्रू कमर्शियल बैंक्स, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इवन। बट पब्लिक डिपॉजिट्स बहुत ही अनरिलायबल है। हाँ, अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी मार्केट स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी फाइनेंस टीम ने बहुत अच्छे से मार्केट एनालिसिस किया हुआ है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स में टर्न अप इन अ गुड वे। ठीक है, ये है। तो ये हमारा बेसिकली मीडियम या लॉन्ग टर्म हो गया। फिर एक शॉर्ट टर्म, जो कि मैंने कमर्शियल पेपर के बारे में थोड़ा सा बताया भी था, थोड़ा डिटेल में बता रही हूं मैं। ये कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जब आप 12th में जाओगे तो 12th में आपका पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स का चैप्टर है, उसमें हम लोग कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स दोनों पढ़ने वाले हैं डिटेल में। कमर्शियल पेपर भी उसमें है आपके सिलेबस में। अब अनसिक्योर्ड का मतलब कोई एसेट इसके अगेंस्ट नहीं है। मनी मार्केट मतलब विद इन 12 मंथ्स, जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर होते हैं, इसीलिए इसका जो टेन्योर है वो भी 15 डेज टू 1 ईयर है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे कि 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें 7 डेज लिखा है मिनिमम, लेकिन जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें 15 डेज लिखा है। तो वी आर रिलाइंग ऑन 12th एनसीईआरटी क्योंकि वो ज्यादा अपडेटेड है, बोर्ड्स की वजह से वो थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रहती है, तो हम उस एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। और 15 डेज टू 1 ईयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख की होनी चाहिए या मल्टीपल, यानी कि 7 लाख की नहीं हो सकती, 8 लाख की नहीं हो सकती। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितना इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है 8 लाख, तो क्या दे कैन रेज फंड थ्रू कमर्शियल पेपर? नो, दे कांट रेज फंड्स थ्रू कमर्शियल पेपर, क्योंकि वो 5 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, पहले कमर्शियल पेपर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में बहुत पॉपुलर था, लेकिन 1990 में ये इंडिया में भी आया, इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद से कमर्शियल पेपर इज नाउ बिकमिंग वेरी पॉपुलर फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग ऑल्सो। ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब आपको आज पैसा पता है कि 2 महीने बाद आएगा ही आएगा, उस 2 महीने के कवर को करने के लिए, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आपने कमर्शियल पेपर्स इशू कर दिए। बट वही वाली बात है कि कमर्शियल पेपर्स चाहे अनसिक्योर्ड है, कोई चार्ज नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, कॉस्ट भी इसकी लेस है, सारे फायदे हैं, बट स्टिल कोई भी कंपनी की अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर पाएगी। बात वही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, हर इंस्ट्रूमेंट में, इवन शेयर्स उठा लो, डिबेंचर्स उठा लो, अगर आप जनता से पैसा ले रहे हो तो आपको क्रेडिट वर्दीनेस तो ठीक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के पैसा अपना यूं ही तो नहीं डाल देगी। आपके आपको जनता को ये लग रहा है कि भाई ये कंपनी तो फ्रॉड है, भैया पैसा लेती है, कुछ रिटर्न विटर्न नहीं देती, तो कौन इन्वेस्ट करेगा? तो क्रेडिट वर्दीनेस तो देखो हर एक के लिए चाहिए। इवन बैंक भी ये देखता है कि इसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कंपनी का दूसरे बैंक्स के साथ, तो वो पूरी रेटिंग होती है, सिबिल का स्कोर होता है। सिबिल के स्कोर में ये आता है कि इस पर्सन ने बैंक्स को कितना टाइमली अपने इंस्टॉलमेंट्स एंड एवरीथिंग, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, वो सारा सिबिल स्कोर में आ जाता है। तो बैंक भी क्रेडिट वर्दीनेस देख रहा है, तरीके अलग हैं बस। तो क्रेडिट वर्दीनेस तो आप कोई भी पैसा उठाओगे तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो क्रेडिट वर्दीनेस चाहिए, लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड एक्सेस है। कमर्शियल पेपर आर नॉट सो मच पॉपुलर हैं, लेकिन जो फाइनेंस के लोग होंगे उन्हें पता होगा। अगर आज एक नॉन फाइनेंस का पर्सन हो तो शायद उसे कमर्शियल पेपर के बारे में कुछ नहीं पता हो, उसको इक्विटी शेयर्स के बारे में सब पता होता है, लेकिन फिर भी आजकल शेयर्स तो सबको पता होते हैं, उसके अलावा की मार्केट नहीं पता होती है। तो जैसे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स के लोन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब अगर उसका टेन्योर 3 मंथ्स का है और हमें लगता है कि हम 1 महीने बाद पेमेंट कर पाएंगे तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बट कमर्शियल पेपर में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है मैच्योरिटी के बाद। हाँ, ये जरूर है कि आप न्यू कमर्शियल पेपर्स इशू कर दो और उनको मैच्योरिटी में पेमेंट कर दो, मतलब टोपी घुमाना कि ये मैच्योर हो गए
तो चलो इनकी तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, एक्सटेंड नहीं कर सकते। हमने नए कमर्शियल पेपर इशू किए और उनसे पैसा जो आया उससे इनको पेमेंट कर दी और ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत अनरिलायबिलिटी है। यहाँ पे लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनको लगेगा भाई इन्होंने ये तो पेमेंट टाइम पे की नहीं, हम इस पे क्यों इन्वेस्ट करें, है ना? तो वो नहीं करेंगे ना यहाँ पे इन्वेस्ट। तो अब अगर उनके पास यहाँ से पैसा नहीं आया तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? फिर उन्होंने सोचा चलो हम बैंक लोन लेते हैं। बैंक लोन किस बेसिस पे लेंगे? चलो असेट्स हमारे फ्री हैं क्योंकि चार्ज तो हमारा इनमें से कहीं लगा ही नहीं है, उन असेट्स के अगेंस्ट लोन लिया, फिर हमने यहाँ पे किया, तो बैंक भी तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इन एनी हाउ अगर आपकी कंपनी कोई भी अपने कमिटमेंट्स को ऑन टाइम पूरा नहीं करती है तो वो आपकी कंपनी के लिए उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को अनसिक्योर कर देता है। भाई अगर मैंने तेरे से पैसा उधार ले लिया, टाइम पे नहीं दिया, फिर मैंने दूसरे से ले लिया, अब उसे क्या पता कि मैंने तेरा पैसा वापस नहीं किया, मैंने उससे लेके तेरे को दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर बाई चांस तुम लोग मिल गए और तुम्हारे बीच में बात में आ गई, ओहो तुम्हारा टाइम पे नहीं दिया था, नहीं नहीं मेरे को तो टाइम पे मिल गया था, कब? अच्छा, ओहो तो तुम मेरे से पैसा लिया था, फिर कोई तीसरा ही मिल गया, अरे भाई मेरे से भी लिया था, तो मतलब सब मिल गए और उन्हें समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इधर से लेके उधर का, उधर के लेके सब टोपियां घुमा रही हूँ। तो किसी भी कंपनी को जब फंड रेज करना होता है तो दैट कंपनी हैज टू मेक श्योर कि वो अपने कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफिल करे। ठीक है ना, अपने कमिटमेंट्स को टाइमली फुलफिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा है जो हम इस पूरे डिस्कशन में, जब से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम उस डिस्कशन में उनको लेकर ही आ रहे हैं। वो कौन है? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मतलब चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक्स से लोन लेना, मैंने जैसे कि बताया कि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे लोन लेना तो फिर आसान होता है। आए दिन तो आपके पास कॉल से आती रहती हैं। कमर्शियल बैंक्स में आपके प्राइवेट बैंक्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। तो कमर्शियल बैंक से लोन बहुत सारे तरह का मिलता है। शॉर्ट टर्म भी मिल सकता है, मीडियम टर्म भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म भी मिल सकता है। जैसे कि अगर एक बिल्स रिसीवेबल है, उसे हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया तो हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, है ना? तो हमारे पास तीनों तरह के आ गए, शॉर्ट टर्म भी आ गया, मीडियम टर्म भी आ गया और लॉन्ग टर्म भी आ गया। अगर मैंने अपना बीआर डिस्काउंट कराया, मैंने अपना बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है, तो ये सारे शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अगर मैं मान लो 3 इयर्स तक का कोई लोन ले रही हूं तो मेरा मीडियम टर्म हो गया। हमने हाउसिंग लोन लिया, हमने कार लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, ये सारे लोन्स लिए, ये लॉन्ग टर्म हो गए। ठीक है, किसी भी कंपनी ने अपने किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराया, या इंटरनेशनल बिजनेस में बैंक्स हमारे जो बिल्स हैं उनके अगेंस्ट हमारा पैसा डिपॉजिट करके रख लेता है। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, बाय बैक करते हैं, तब बैंक हमारे पास एक अलग से अकाउंट ओपन कर लेता है। तो कमर्शियल बैंक्स तो एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स हैं ही, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का एक सेट गाइडलाइंस है। आप उन सेट गाइडलाइंस में काम करते हो और आप खुद एनालाइज कर लेते हो कि मुझे बैंक से कितना लोन मिलेगा, क्योंकि उनका सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है, पॉपुलर भी है और ट्रांसपेरेंट भी है। तो दिस इज वेरी इजी टू रेज फंड्स थ्रू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा होता है, फॉर्मेलिटीज हैं नो डाउट, बट वहां उनका तो पूरा डिपार्टमेंट ही बना हुआ है। नुकसान थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए है, लेकिन हम तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो जब इंसान एक बिजनेस कर रहा है तो वो इलिटरेट तो नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है उसको बैंकिंग प्रोसेस के बारे में कम पता हो। तो बैंक्स में हेल्प डेस्क इतने होने लग गए हैं अब कि आप जाओ, दे विल हेल्प यू। ठीक है, अब इतने सारे सोर्स में कंफ्यूजन ही हो जाती है कि हम कौन सा सोर्स को चूज करें। तो बात यह है कि जब भी किसी कंपनी को ये चूज करना है कि हम कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करें, तो सबसे पहला सवाल उसको ये है कि मुझे पैसा चाहिए क्यों, चाहिए कितना।
2 सवाल, मुझे क्यों चाहिए, मुझे कितना चाहिए। पहले इन 2 सवालों के जवाब देखें, उसके बाद बाकी के सवाल खड़े होते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि क्यों चाहिए में अगर आपको सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए तो आप किसी शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स पे चले जाओगे। आप कमर्शियल पेपर पे जा सकते हो, आप बीआर डिस्काउंटिंग पे जा सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट पे जा सकते हो। लेकिन आपको न्यू फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, उसके लिए चाहिए तो अब आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। आपकी न्यू कंपनी है तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि पैसा कितना चाहिए और क्यों चाहिए। तो जितने भी फैक्टर्स हमारे होते हैं वो इन 2 सवाल के जवाब पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने जितना भी पढ़ा, हमने कहा हर एक सोर्स का मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। अब मेरिट एंड डिमेरिट्स को देखते हुए, बिकॉज फ्लिप साइड तो सबकी होती है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और फिर चूज करना है कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं कि ये बेस्ट है, आंख बंद करके ये ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हुआ। कोई भी डाउट्स हो तो अपने डाउट्स बता देना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो एंड कमेंट्स ज़रूर करो। आपको अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है और हमने उसमें से कुछ चीज़ें जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है वो नहीं कवर की, लेकिन जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें लगता है कि ये हमारे एग्जाम में है, या कॉम्पिटिशन एग्जाम के बच्चे हैं उनको लगता है नहीं कि इस चैप्टर में से हमें इतना भी कवर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो कि ये टॉपिक कवर करना है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम एज सुन एज पॉसिबल उनकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।